नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। आज हम अपने प्रश्नों के दूसरे सीरीज़ को लेकर आए हैं, जो कि उसके आगे के 25 प्रश्न हैं, जो कि आपकी पॉलिटिकल साइंस और राजनीति शास्त्र की जो सभी तैयारी कर रहे हैं, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसीएल, जीआईसी, एलटी ग्रेड, नेट, जीआरएफ की, उन सभी की परीक्षाओं में अहम भूमिका निभाएंगे यह प्रश्न और आप सभी लोगों की तैयारी में सहयोग करेंगे। मैं आप सभी लोगों के सामने उपस्थित तो पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीति शास्त्र के टॉप 25 क्वेश्चंस को लेकर घटना चक्र की बुक से। और एक अनाउंसमेंट मैं और करना चाहती हूँ कि हमारा टेलीग्राम चैनल न्यू ओपन हुआ है, उसका जल्द ही लिंक आप सभी को प्रोवाइड करवाया जाएगा और साथ ही साथ उस पर संडे को 125 प्रश्नों का क्विज भी कराया जाएगा। तो कृपया हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो जाइएगा। मैं जल्द ही उसका लिंक आप सभी को प्रोवाइड कराऊंगी। और एक बात और है कि प्लेलिस्ट मैंने बना दी है राजनीति शास्त्र, जो कि पॉलिटिकल साइंस पढ़ना चाहते हैं और जो फाइन आर्ट की तैयारी करना चाहते हैं, उन सभी की प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जिससे आप लोगों को परेशानी ना हो। फाइन आर्ट की मैंने टॉप 100 क्वेश्चन, टॉप 25 क्वेश्चन और चित्रकार और उनका जीवन परिचय और शैली सभी का अलग अलग मैंने प्लेलिस्ट बना दिया, जिससे आप आसानी से उन सभी को पढ़ सकते हैं। तो जाइए, चेकआउट करिए और उनको अच्छे से पढ़िए। तो आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? 1923 में, 1924 में, 1925 में या 1926 में? तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और यह प्रश्न आपका 2009 में पूछा जा चुका है। तो आप बताइए इसमें आपका सही आंसर क्या है। तो आपका सही आंसर बी ऑप्शन है, 1924 में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी समय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों अलग हो गए। तो जब बेलगांव अधिवेशन हुआ था, उसी समय जो कांग्रेस थी और साथ ही साथ जो मुस्लिम लीग थी, दोनों क्या हो गए? दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किसने कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा दादा भाई नौरोजी, तीसरा लाला लाजपत राय और चौथा है आपका महात्मा गांधी। तो इन चारों में से आपका कौन सा प्रश्न सही है, उसका जवाब दीजिए। और यह प्रश्न आपका यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा जा चुका है। तो आपका सही ऑप्शन है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की क्या है? उपज है। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज थी। वस्तुतः कांग्रेस की स्थापना के पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य क्या था, इसको लेकर इतिहासकारों में क्या है? मतभेद रहा है। इसी संदर्भ में लाला लाजपत राय ने उक्त कथन किया है। कांग्रेस के बारे में डफरिन ने कहा है कि वह जनता के उस अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या क्या है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब कम है, जिनकी संख्या उनकी क्या करती है? प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि गांधी जी द्वारा चलाया गया बरदौली आंदोलन किसके विरुद्ध था? कौन सा आंदोलन? बरदौली। और इसका पहला ऑप्शन है भारत में अंग्रेजी शासन, किसानों पर अन्याय या न्यायिक व्यवस्था या भूमि कर में अधिक वृद्धि। और यह आपका यूपी जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में भी पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर है भूमि कर में अधिक वृद्धि। किसके विरुद्ध था बरदौली आंदोलन? बरदौली आंदोलन था भूमि कर में अधिक वृद्धि। चलिए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं? व्याख्या को देख लेते हैं। 1928 में सूरत जिले के बरदौली कहाँ है? सूरत में तालुके में गांधीवादी आंदोलन और सत्याग्रह को पर्याप्त क्या मिली थी? सफलता मिली। बरदौली सत्याग्रह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन का सबसे संगठित, व्यापक एवं सफल आंदोलन रहा है। यह आंदोलन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 30% कर के विरोध में चलाया गया था। तो जो आपका बरदौली आंदोलन था, यह आपका जो सरकार ने 30% तक जो है कर को बढ़ा दिया था, टैक्सेस को, उन सभी के क्या था? यह विरुद्ध था। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेहरू समिति रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्तुति नहीं की गई थी? कुछ बच्चे परीक्षा में जल्दबाजी में प्रश्नों को पढ़ते वक्त या नहीं शब्द को नहीं देख पाते हैं और प्रश्नों को गलत कर जाते हैं। तो इसलिए आप सभी लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। और यह
आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा जा चुका है प्रश्न, और इसका पहला ऑप्शन है भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्रों में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, संसद द्विसदनात्मक हो, और चौथा ऑप्शन है सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है बताइए। तो इन चारों में से आपका सही आंसर है सिंध एक मुस्लिम बहुल प्रांत होगा। यह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह आपका नेहरू समिति रिपोर्ट में बिल्कुल भी संस्तुति नहीं थी, और बाकी यह तीनों भारत अन्य अधिराज्यों की तरह माना जाना चाहिए, केंद्र में मुस्लिमों के लिए सीटें आरक्षित नहीं होंगी, और संसद द्विसदनात्मक हो, यह तीनों जो है आपका किसमें था, नेहरू समिति रिपोर्ट में बिल्कुल था ये तीनों। अब आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को ध्यान से देख लेते हैं। तो नेहरू समिति ने अपनी रिपोर्ट अगस्त 1928 कब अगस्त के 1928 में पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया, नेहरू रिपोर्ट भी जिसको कहा गया। इसको जरा सही कर लेते हैं। और इसका निम्नलिखित में से इनमें क्या क्या शामिल थे, चलिए हम उनको देख लेते हैं। पहला है उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो, एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, किसके प्रति, इंडियंस के प्रति, भारतीयों के प्रति उत्तरदायी हो। दूसरा है भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रावधान हो, और तीसरा है संयुक्त निर्वाचन मंडल की स्थापना हो, और चौथा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका हो, और पांचवा है मौलिक अधिकार की व्यवस्था की जाए, और छठवां है अल्पमत वाले क्षेत्रों में मुस्लिमों को क्या दिया जाए, आरक्षण दिया जाए, और सातवां है अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र को इत्यादि। यह सभी किसमें थी, यह सभी आपकी नेहरू रिपोर्ट में थी। कहाँ पर, नेहरू रिपोर्ट में यह सभी थी। और यह जो है कब हुई थी, नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 1928 में, वो भी कब, अगस्त में। ठीक है, यहाँ तक आप सभी लोगों को आशा करती हूँ समझ में आ गया होगा। अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया है। तो इन चारों में से आपको बताना है कि कौन सा नेहरू समिति रिपोर्ट में से 1928 में भारत के संविधान में भी समाविष्ट उसको मिलाया गया है। पहला है संघीय शासन, दूसरा निदेशक सिद्धांत, तीसरा मौलिक अधिकार, और चौथा है मौलिक कर्तव्य। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा उसको आपको बताना है। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार ही था जो नेहरू समिति रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में मिला लिया गया। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान द्वारा प्रतिपादित मौलिक अधिकारों का प्रावधान संविधान का एक प्रमुख लक्षण है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था का विचार राष्ट्रवादी आंदोलन के दिनों से ही एक प्रबल विचार माना जाता था। 1928 की नेहरू रिपोर्ट में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के स्रोत के रूप में नेहरू रिपोर्ट 1928 का प्रमुख योगदान है। तो किसका योगदान है, नेहरू रिपोर्ट 1928 का। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन चारों में से कौन सा सही है वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। दूसरा ऑप्शन है 1935 के भारत सरकार अधिनियम में मूल अधिकारों का उल्लेख था। तीसरा ऑप्शन 1940 के अगस्त प्रस्ताव में मूल अधिकार सम्मिलित थे, और चौथा ऑप्शन है कि 1942 के क्रिप्स मिशन में मूल अधिकारों का उल्लेख था। यह आपकी यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया है, और इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है उसको बताना है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है। इन तीनों में से कौन सा सही है, ऊपर मैंने आपको बताया ना। तो इन तीनों में से आपका पहला ऑप्शन ए सही है। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए किसका 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था। और यह तीनों ऑप्शन क्या है, बिल्कुल आपका गलत है। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। चलिए पहले प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर एक साथ सभी व्याख्या को देखेंगे। दूसरा प्रश्न है कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था। यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, बताइए। पहला ऑप्शन 1925, दूसरा 1926, तीसरा है 1936 और चौथा है 1929। तो इन चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी परीक्षा में पूछा जा चुका है और कई बार पूछा जा चुका है। यह प्रश्न 2009 में पूछा गया है और साथ ही साथ 2012 में भी पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है। आपका करेक्ट आंसर है 1929 में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को निर्धारित किया।
कब? 1929 में। इसकी चलिए हम व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929, यह इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो लाहौर अधिवेशन आपका 1929 में हुआ था। जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? यह अधिवेशन जो 1929 वाला है लाहौर अधिवेशन, यह इंपॉर्टेंट है आपका, और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। कब? 1929 ईस्वी में। तथा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। तो जो लाहौर अधिवेशन है, इसी अधिवेशन में जो आपका 26 जनवरी है स्वतंत्रता दिवस, उसको सेलिब्रेट करने का यानी मनाने का निश्चय भी किया गया। किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। तो इसमें दो कार्य किए गए, एक तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में, और दूसरा 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया। तो इस वजह से यह प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट बन जाता है। चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की? पहला है गोपाल कृष्ण गोखले, दूसरा है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है जवाहरलाल नेहरू। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है, बताइए। और यह प्रश्न जो है आपका राजस्थान के पीजीटी परीक्षा 2014 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? इन चारों में से आपका सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ही बिल्कुल आपका सही आंसर है। इन्होंने ही भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग रखी। और साथ ही साथ अब चलिए हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पूर्ण स्वराज के संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और प्रस्तुत किया गया। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा ही। यह याद रखिएगा, यह भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प प्रस्तुत किया गया। अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आज हमारा बस एक ही लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। किसका? स्वाधीनता का लक्ष्य। हमारे लिए स्वाधीनता के मायने हैं ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता। तो इनके लिए इस वक्त क्या मायने थे? ब्रिटिश साम्राज्यवाद से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ही इनके लिए क्या थी? स्वाधीनता थी। वर्ष 1930 की 26 जनवरी को प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा उस वर्ष से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाने लगा। इसलिए 26 जनवरी 1949 को संविधान पूर्णतः बनकर तैयार हो जाने के बाद भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यहाँ देखिए वर्ष 1930 से जो आपकी 26 जनवरी ये पहली बार कब मनाई गई? वर्ष 1930 से 26 जनवरी मनाई जाने लगी, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, यह ज़रूरी है आपके लिए। और उसी वर्ष से 26 जनवरी की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। और आगे चलकर 26 नवंबर को जब 1949 को संविधान बनकर भी तैयार हो गया था, उसके बाद भी 26 जनवरी 1950 को ही क्या किया गया? लागू किया गया उसको। अब चलिए दूसरे प्रश्न की ओर। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कब प्रारंभ की थी? 26 जनवरी 1929 को, 12 मार्च 1930 को, या आपका ऑप्शन है 31 दिसंबर 1930 को, या 2 अक्टूबर 1930 को। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा उसको आपको बताना है। और यह आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? तो इन चारों में से आपका सही आंसर है 12 मार्च 1930 को नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने दांडी मार्च का प्रारंभ किया। अब इसकी व्याख्या को चलिए हम देख लेते हैं। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को अपना प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से 80 चुने हुए साथियों के साथ सत्याग्रह के लिए कूच किया। कहाँ से कूच किया था? साबरमती आश्रम से, ये याद रखिएगा। और 80 कितने साथियों के साथ? 80 साथियों के साथ। और 24 दिनों, यह भी याद रखिएगा, मात्र 24 दिनों की लंबी यात्रा के बाद उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून भंग किया। तो कब? 6 अप्रैल 1930 को, यह डेट बिल्कुल याद रखिएगा। 12 मार्च 1930 को उन्होंने अपनी दांडी मार्च की शुरुआत की साबरमती आश्रम से, और 80 साथियों के साथ वो 24 दिनों की लंबी यात्रा करते हुए 6 अप्रैल 1930 को उन्होंने नमक कानून को क्या किया? भंग किया। और इस प्रकार नमक कानून तोड़कर उन्होंने औपचारिक रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया। तो यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है कि नमक कानून तोड़कर उन्होंने किस आंदोलन का शुभारंभ किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया। यहाँ देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में पूरे देश में फैल गया।
तमिलनाडु में गांधीवादी नेता सी राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगोड आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायणम तक नमक यात्रा की। तो तमिलनाडु में किसने यात्रा की? श्री राजगोपालाचारी ने तिरुचेनगढ़ आश्रम से तिरुचिरापल्ली के वेदरायणम तक यात्रा की। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित को उनके कालानुक्रमिक अनुक्रम में व्यवस्थित करें। इन चारों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। आपका पहला ऑप्शन है नेहरू समिति रिपोर्ट, दूसरा है भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन और चौथा है पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा। अब इन सभी को आपको सही क्रम में इसमें से देखना है क्या होगा सही, उसको सही आंसर लगाना है। तो पहले क्या हुआ था आपका बताइए। और यह प्रश्न आपका उत्तराखंड जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2018 में रिसेंट में ही पूछा गया है। कब? 2018 में। तो पहले बताइए आपका पहले क्या आया था इसमें से? पहले जो नेहरू समिति रिपोर्ट है, तो ये जो आपकी नेहरू समिति की रिपोर्ट है यह कब आई थी? 1928 में आई थी। और भारत छोड़ो आंदोलन यह कब हुआ था आपका? 1942 ईस्वी में हुआ था, तभी ना हुआ था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। और ये जो पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 1929 में। तो अब तो आप समझ गए होंगे ना सही क्रम क्या है। पहला आपका आएगा पहला, फिर आएगा पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा उसके बाद हुई। तो आपका पहला आएगा नेहरू समिति रिपोर्ट, फिर चौथा आएगा पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा, फिर आएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि कब हुआ था शुरुआत? 1930 में। और फिर आएगा दूसरा पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन, कब हुआ था आपका? 1942 ईस्वी में। तो यह आपका सभी क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अब हम अपने व्याख्या को देख लेते हैं। दिए गए घटनाओं का कालानुक्रमिक अनुक्रमांक निम्नवत है। नेहरू समिति रिपोर्ट 1928, पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा 1929, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? गांधी और जिन्ना थे, गांधी और अंबेडकर थे, अंबेडकर और नेहरू थे, या नेहरू या जिन्ना थे? तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या है? और यह प्रश्न आपका यूपी टीजीटी परीक्षा जल्द ही 2021 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है गांधी और अंबेडकर। इन दोनों ने ही पूना समझौता पर क्या किया था? हस्ताक्षर किया था। तो चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य 24 सितंबर 1932 को हुआ था। तो पूना समझौता आखिरकार कब हुआ था? पूना समझौता आपका जो है महात्मा गांधी और अंबेडकर के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 को हुआ था। रैमजे मैकडॉनल्ड द्वारा 16 अगस्त 1932 को प्रस्तुत सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड के विरोध में गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। तो जो है जब रैमजे मैकडॉनल्ड ने 16 अगस्त 1935 को सांप्रदायिक पंचाट प्रस्तुत किया, सांप्रदायिक पंचाट कम्युनल अवार्ड जिसे कहते हैं, तो इसके अगेंस्ट विरोध में गांधी जी ने जो पूना की कौन सी जेल? यरवदा जेल में उन्होंने क्या कर दिया? अनशन प्रारंभ कर दिया। वो भी कौन सा? आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। सांप्रदायिक पंचाट के तहत दलित वर्ग के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। इस समझौते द्वारा दलितों के लिए पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान। तो ये जो सांप्रदायिक पंचायत था, इसमें यह था कि जो दलित वर्ग थे उनके लिए अलग से रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया था, जिसके खिलाफ कौन थे? गांधी जी थे। तो फिर तो पूना जो समझौता था इसके द्वारा ही दलितों के लिए जो पृथक प्रतिनिधित्व का प्रावधान था उसको समाप्त कर दिया गया, जो कि बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ 1932 को। और उनके लिए प्रांतीय विधानमंडल में सुरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई। तो यह याद रखिएगा, जो प्रांतीय विधानमंडल था उसमें उनकी जो सुरक्षित सीटों की संख्या 71 थी, उसमें बढ़ोतरी की गई। 71 था पहले, उसको 148 कर दिया गया। साथ ही साथ केंद्रीय विधानमंडल में केंद्रीयों के लिए
दलितों के लिए सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई। तो प्रांतीय विधानमंडल में 79 सीटों से बढ़ाकर 148 कर दी गई और जो केंद्रीय विधानमंडल थे उसमें जो है सुरक्षित सीटों में 18% की वृद्धि की गई। तो आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी? पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है के.एम. पनिक्कर और चौथा है विंस्टन चर्चिल। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा जा चुका है। तो सही आंसर बताइए इसका क्या होगा? इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने ही गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सुभाष चंद्र ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के पेरिस यात्रा से की थी। आइए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी प्रश्नों को खत्म करते हैं। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। मोहम्मद इकबाल ने, रहमत अली ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या सर सैयद अहमद खान ने? इन चारों में से किसने पहली बार अलग से मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा? यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो आपका सही आंसर क्या होगा? मोहम्मद इकबाल ने। मोहम्मद इकबाल ही थे जिन्होंने प्रथम बार स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को प्रस्तुत किया था। आइए चलिए हम इसकी व्याख्या को भी देख लेते हैं। सॉरी, थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है। 1930 में मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन, कौन सा अधिवेशन? इलाहाबाद अधिवेशन में अध्यक्षीय भाषण में कवि और राजनीतिक चिंतक कवि भी थे और साथ ही साथ राजनीतिक चिंतक भी थे। मोहम्मद इकबाल ने सर्वप्रथम एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था, जबकि भारतीय मुसलमानों के लिए पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। तो यहाँ ये प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पृथक राज्य का प्रस्ताव तो मोहम्मद इकबाल ने रखा था, लेकिन पृथक राज्य पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे रहमत अली 1933 ने अपने पत्र जिसका शीर्षक था नाउ और नेवर में प्रस्तुत किया था। तो जो पृथक राज्य था उसको तो प्रस्तुत मोहम्मद इकबाल ने किया था, सर्वप्रथम विचार दिया था अपना, लेकिन जो पाकिस्तान शब्द है यह कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र थे रहमत अली 1933 में अपने पत्र उनके पत्र का शीर्षक जो था नाउ और नेवर उसमें पहली बार प्रयोग किया गया था। आइए अब हम अपनी दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था वह है? पहला ऑप्शन है अमृतसर, दूसरा देहरादून, तीसरा नैनीताल और चौथा पेशावर। तो यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा जा चुका है। आपका सही आंसर क्या होगा उसको आपको बताना है। तो आपका सही आंसर है पेशावर। पेशावर ही वह जगह है जहाँ पर सविनय अवज्ञा आंदोलन के अनंतर गढ़वाल पलटन के जो जवान थे उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के मुसलमानों ने खान अब्दुल गफ्फार के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने पेशावर में निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 1935 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? एम.के. गांधी, बी.आर. अम्बेडकर, बी.जी. तिलक या एम.जी. रानडे? और यह आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में 2017 के पूछा जा चुका है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया ना, इसका आंसर तो आप सभी लोग जानते होंगे। इसका करेक्ट आंसर दीजिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका एम.के. गांधी। महात्मा गांधी थे जिन्होंने सांप्रदायिक पंचायत का भरसक विरोध किया, वो भी कहाँ से? यरवदा जेल से आमरण अनशन करके। क्या आमरण अनशन किया उन्होंने? गांधी जी ने अपना पहला आमरण अनशन फास्ट अनटू डेथ 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में रहते हुए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड के सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड के विरुद्ध प्रारंभ किया था, जो कि 24 सितंबर 1935 को अम्बेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के मध्य हुए पुनः समझौते के बाद क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो यहाँ से याद करने वाली चीज़ है कि पहला आमरण अनशन गांधी जी ने कब 20 सितंबर 1935 को यरवदा जेल में किया था, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक सांप्रदायिक निर्णय लिया था कम्युनल अवार्ड जिसे इंग्लिश में कहते हैं, उसके विरुद्ध इन्होंने गांधी जी ने आमरण अनशन का
निर्णय लिया था। और साथ ही साथ 24 सितंबर 1935 को अंबेडकर और गांधी जी के अनुयायियों के बीच पुनः समझौते के बाद यह क्या हो गया था, समाप्त भी हो गया था। आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा क्या है? अहिंसा है 3 प्रकार की, 4 प्रकार की, 5 प्रकार की या केवल 1 प्रकार की। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा उसको बताना है। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा जा चुका है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है 3 प्रकार की। कितनी? 3 प्रकार की अहिंसा होती है महात्मा गांधी के अनुसार। अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ है हिंसा ना करना। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। प्रथम है मानसा अर्थात मन में किसी का अहित ना सोचना। द्वितीय वाचा, किसी को कटु वाणी का प्रयोग कर आहत ना करना। और तृतीय कर्मणा, कर्म द्वारा भी किसी का अहित ना करना। प्रथम क्या है? मन में किसी के बारे में बुरा ना सोचना। दूसरा क्या है? कि कटु वचन का प्रयोग ना करना। और तीसरा क्या है? अपने कर्म की वजह से किसी को क्या करना? निराश ना करना, अहित ना करना किसी का। आइए अब हमने दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? तो इसमें से गांधी जी के स्वराज की अवधारणा क्या है? कानून का शासन, योग्य व्यक्तियों का शासन, स्वशासन या सत्ताधारी का शासन। इन चारों में यह आपका जो प्रश्न है यह यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है और यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है स्वशासन। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, गांधी जी के स्वराज की अवधारणा है। सबकी स्वराज की अवधारणा अलग अलग थी, गांधी जी की स्वराज की अवधारणा स्वशासन थी। आइए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन। भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के समय प्रचलित यह शब्द आत्मनिर्णय तथा स्वाधीनता की मांग पर बल देता था। गांधी जी के अनुसार स्वराज का अर्थ है, यहाँ पर आप देखेंगे गांधी जी के अनुसार स्वराज का क्या अर्थ है यह भी याद रखिएगा। जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं तथा जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज, हिंद स्वराज क्या है? गांधी जी की पुस्तक है, इसको याद रखिएगा, यह इंपॉर्टेंट है। जिसका शाब्दिक अर्थ है हिंद स्वराज का शाब्दिक अर्थ क्या है? भारत में स्वशासन स्वराज की अवधारणा को स्पष्ट करती है। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आशा करती हूँ आपको सभी मेरे प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप उनको कर पा रहे होंगे। इसमें सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी। बेशक गांधी और नेहरू के जो विचार थे, जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज थे वो अलग अलग थे, लेकिन एक ऐसी अवधारणा थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह क्या थी, वह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र, दूसरा योजना द्वारा समाजवाद, तीसरा पंथ निर्मित समाज की आवश्यकता और चौथा है देश का विभाजन। तो इन चारों में से आपका सही क्या होगा? तो और यह आपका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2013 में पूछा गया है। तो इन चारों में से आपका सही आंसर है पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता, ही बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और इसकी व्याख्या को चलिए हम देख लेते हैं। व्याख्या तो नहीं है, चलिए हम दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए, यह आपको बताना है। 1, 2, 3 या कोई नहीं। यह आपका रिसेंटली 2020 में यूपीजीआईसी के पूछा गया है। तो आपका सही आंसर क्या है? 3। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे भारतीय प्रतिनिधि थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में शामिल हुए थे। तो आपका तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए आइए अब हम इसकी क्या देख लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से संवाद हेतु लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, कहाँ पे? लंदन में, यह याद रखिएगा, आयोजित किए गए। प्रथम गोलमेज, यह इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं, जो बताते जाऊँ याद रखिएगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? जनवरी 1930 में हुआ था। और द्वितीय कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। तथा तृतीय कब हुआ था? 1932 ईस्वी में आयोजित किया गया। कहाँ पर? लंदन में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया, जबकि कांग्रेसी प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी केवल द्वितीय सम्मेलन में क्या हुए थे? शामिल हुए थे। तो गांधी जी से केवल कब हुए थे? द्वितीय सम्मेलन में शामिल हुए थे। अब अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ, गांधी इरविन समझौता 1930 में हुआ, कम्युनल अवार्ड 1935 में, क्रिप्स मिशन 1942 में। और बताइए इसमें से कहीं सही आंसर क्या होगा। और यह आपका यूपीजीआईसी परीक्षा 2020 में पूछा जा चुका है, रिसेंटली पूछा गया है। तो बताइए, तो आपका बी वाला ऑप्शन गांधी इरविन समझौता बिल्कुल ही गलत है।
क्योंकि नमक सत्याग्रह 1930 में हुआ था, कम्युनल अवार्ड 1935 में हुआ था और क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, लेकिन यह जो गांधी इरविन समझौता 1930 में नहीं हुआ था। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। गांधी इरविन समझौता मार्च 1931 में हुआ था। इस समझौते के बाद कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने पर सहमत हो गई थी। अन्य तीनों विकल्प क्या है, सही है। और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? 1935 का भारत सरकार अधिनियम, दूसरा भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, तीसरा मार्ले मिंटो सुधार और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2008 में पूछा गया है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या है? तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर 1935 का भारत सरकार अधिनियम पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और यहाँ पर इसका देख लेते हैं व्याख्या। भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा सर्वाधिक 1935 के अधिनियम पर आधारित है। 1935 के मुख्य उपबंध इस प्रकार हैं। पर कुछ उपबंध दिए हुए हैं, यहाँ पर हम इनको देख लेते हैं। संघात्मक सरकार की स्थापना, दूसरा है केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना, तीसरा है प्रांतों में स्वायत्तता शासन की स्थापना, चौथा है द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल, पांचवा है प्रांतीय शासन व्यवस्था और छठा है प्रांतीय विधानमंडल और सातवां है केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का क्या हो, विभाजन हो और आठवां है संघ न्यायालय की स्थापना। यह जो 8वें उपबंध है यह सभी जो 1935 के मुख्य उपबंध है, जो कि ज़्यादातर जो है भारत का वर्तमान संवैधानिक ढांचा भी है। अब चलिए अब हम अपने दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने क्या है, भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या किया, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। और यह आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए बताइए। तो आपका करेक्ट आंसर है डी, चौथा, भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। यह चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। चलिए अब हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। ब्रिटिश शासन के काल के दौरान 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित किया गया। तो भारत शासन अधिनियम यह इंपॉर्टेंट है, कब पारित किया गया, याद रखिएगा, कब, 1935। इसमें एक अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। क्या शामिल किया गया था? अखिल भारतीय महासंघ। इस संघ का निर्माण तत्कालीन ब्रिटिश भारत के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रांतों एवं विदेशी रियासतों से मिलकर होना था। अब चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो था, निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? अखिल भारतीय एकात्मक व्यवस्था प्रदान की, अध्यात्मक व्यवस्था प्रदान की, राज्यपाल की शक्तियों की व्याख्या की या अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का क्या किया, प्रबंध किया। तो यह प्रश्न आपका इसका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा यह आपका 2012 में पूछा जा चुका है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, अखिल भारतीय संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। अब हम अपना दूसरा प्रश्न देखते हैं। संघ सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? इस प्रश्न का आंसर आपको देना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, जो राज्यों को आदेश देने का जो विचार है, ये भारत के संविधान जो निर्माता थे कहाँ से उन्होंने लिया है। और यह प्रश्न आपका यूपीजीआईसी प्रवक्ता परीक्षा 2009 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन 1935 के भारतीय अधिनियम से, अमेरिका के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से, ऑस्ट्रेलियन संविधान से। तो आपका करेक्ट आंसर है 1935 के भारतीय संविधान से। और हमारा जो संविधान का संवैधानिक ढांचा है, ज़्यादातर जितने भी हमारे स्रोत हैं, ज़्यादातर 1935 से हमने सभी उपबंधों को लिया है। अब इसकी व्याख्या को हम देख लेते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करके पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई। इस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे। प्रांतों में गवर्नर और केंद्र में गवर्नर जनरल के प्रति उत्तरदायी थे। गवर्नर जनरल गवर्नरों को संघ की रक्षा के उद्देश्य से कोई भी आदेश जारी कर सकता था। संघ द्वारा प्रांतों को निर्देश देना इस अधिनियम को भारतीय संविधान में 1935 के अधिनियम से ही ग्रहण किया गया। तो किससे? 1935 के भारतीय अधिनियम से ही इसको लिया गया है। आइए अब अपने लास्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना किस वर्ष की थी? 1935 में, 1936, 1937 या 1938 में? यह प्रश्न आपका यूपीजीडीसी प्रवक्ता परीक्षा 2012 में पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर है 1936 ही वह वर्ष था जब किसने
यह प्रश्न भी याद रखिएगा, किसने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी? B.R. अम्बेडकर जी ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना की थी। कब की थी? 1936 में। इसकी व्याख्या को चलिए हम देख लेते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत में श्रमिक आंदोलन को बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1936 से 1937 में उन्होंने भारतीय स्वतंत्र श्रमिक दल, जिसे इंग्लिश में कहते हैं इंडिपेंडेंस लेबर पार्टी ऑफ इंडिया, का गठन किया। 1937 में बम्बई विधान परिषद में कृषि दासता की प्रथा को समाप्त करने के लिए विधेयक रखा। कहाँ पर? बम्बई में। किस दासता को? कृषि दासता की प्रथा को समाप्त करने के लिए। कहाँ पर? बम्बई के विधान परिषद में। ऐसा करने वाले वह पहले भारतीय क्या थे? विधायक थे। उनकी पुस्तक द ह्यूमिलिएशन ऑफ कास्ट का प्रकाशन 1937 में हुआ था। और यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है कि उनकी पुस्तक का नाम क्या था और उसका प्रकाशन कब हुआ, तो बताइएगा। उनकी पुस्तक का नाम था द ह्यूमिलिएशन ऑफ कास्ट और 1936 में वह क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पर हमारे 25 प्रश्नों का संग्रह समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिए, ताकि और अच्छे से अच्छे कंटेंट मैं आपको दे सकूं। और अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आज मेरी थोड़ी तबीयत भी नहीं ठीक थी, जिस वजह से कई बार दिक्कतें हुई, लेकिन आपको मैंने सभी 25 प्रश्नों की व्याख्या सहित आपको पढ़ा दिया है। तो चलिए बाय, थैंक यू वेरी मच।